डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी डायलॉग में बात बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अब शायद 100 दिन से भी कम वक्त बचा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनावों की घोषणा हो, लेकिन चुनावों की घोषणा से पहले ही बिहार में तमाम मुद्दे और तमाम विवाद जो है वो खड़े हो रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव जो है वो पूरे देश को अपने चुनावी रंग में जैसे समेटता जा रहा है। और बिहार पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त बात बिहार की में शामिल हैं और हमसे बातचीत करने के लिए आइए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ संजय झा जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। बहुत बहुत स्वागत कीजिए संजय झा जी का तालियों के साथ। संजय झा जी हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे बात करें उससे पहले संजय झा जी का राजनीतिक जो सफर है, उनकी जो सियासी सफर है, उस पर निगाह डाल लेते हैं छोटे से एक पैकेज में। देखिए उनका सियासी सफर। संजय झा मिथिलांचल में जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। ये उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जो संगठन और सरकार दोनों पर बराबर पकड़ रखते हैं। मधुबनी जिले के अररिया गांव से आने वाले संजय कुमार झा ने अपनी शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी की। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने भाजपा से जुड़कर छात्र राजनीति में कदम रखा। 2012 में संजय झा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से जुड़े और 2014 में दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार के बाद भी उनकी राजनीतिक यात्रा रुकी नहीं। विधान परिषद के रास्ते नीतीश कुमार कैबिनेट में शामिल हुए। 2024 में बिहार में नई सरकार बनने से पहले जल संसाधन और जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2017 में जब जदयू ने एक बार फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया तो उसमें भी संजय झा की अहम भूमिका रही। 2024 में ये राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए और राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के नेता भी नियुक्त किए गए। संजय झा बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। संजय झा वर्तमान में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो संजय झा जी का ये सियासी सफर था और इसीलिए हम कहते हैं संजय झा जी को वो दरअसल मिथिलांचल के महारथी हैं और नीतीश कुमार जी के सारथी हैं। संजय जी, शुरुआत मुख्यमंत्री जी से ही हो जाए, क्योंकि मैंने कहा आप उनके सारथी हैं। आप लगभग जेडीयू में तमाम बड़े फैसलों में उनके शामिल होते हैं। नीतीश जी को लेकर विपक्ष अब कह रहा है भाई 20 साल हो गए, अब उनका चमक नहीं रहा, अब वो बड़ा चेहरा नहीं रहे, और ये जो है इस चुनावों में एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि पूरा जो बिहार का ये चुनाव है, क्योंकि बिहार के चुनाव को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए जाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी को कैसा बिहार मिला था। हम लोग कहते हैं तो विपक्ष को परेशानी भी होती है, और ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो कोई बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। सब कुछ बिल्कुल गर्त में था जहाँ से वो शुरू किए। कोई भी पैरामीटर लीजिए, कोई चर्चा नहीं करेगा। हम लोग इसी दिल्ली में पढ़ते थे, बिहारी बोलने में शर्म लगता था। ये पूरा इमेज उस बिहार का हो गया था, जहाँ की वर्ल्ड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। उस स्टेट का हाल ये हो गया कि हम लोगों को बिहारी बोलने में शर्म लगता था। वहाँ से नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम करना शुरू किया। कोई भी पैरामीटर, रोड, बिजली, सड़क, पढ़ाई, स्कूल ड्रॉप आउट्स, इन्वेस्टमेंट, लोगों का कॉन्फिडेंस ही उस बिहार में नहीं बचा। किसी को बोलते तो बिहारी बोलने पर हंसता था। किसी को बोलिए कि बिहार में कुछ अच्छा होगा तो दुनिया को विश्वास नहीं था या देश को कि बिहार का भी कभी कुछ हो सकता है। वहाँ से शुरू करके आज बिहार हर एक पैरामीटर में, आज आप किसी भी पैरामीटर को देखिएगा, बिहार इतना बढ़िया काम वहाँ पर हुआ है 20 साल में। और सिर्फ एक आदमी, लीडरशिप चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, वो बिहार से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। एक ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला और नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। आज भी आप सर्वे करेंगे, 20 साल बाद भी आप कह रहे हैं 20 साल के बाद, हाँ। आज भी 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है कि लोगों को लगता है कि अगला 5 साल बिहार के लिए सबसे क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है?
कि एक बेस तो नीतीश कुमार और सरकार ने बना दिया, लेकिन एक जंप बिहार को और लेना, जो टॉप 10 स्टेट में बिहार आए, संभव है। अब वो इस नीतीश कुमार के रहते हुए कि बहुत दिन के बाद बिहार को ये मौका मिला है कि केंद्र में भी बिहार का से है और बिहार में भी सरकार है। ये अपॉर्चुनिटी 20 साल में नहीं मिला था बिहार। आप लोग हर बार हर चुनाव में यही कह के एक और जंप लेते हैं कि भाई 5 साल और 20 साल बहुत होते हैं। तो 20 साल में काम हुआ ना, वही तो कह रहा हूं कि इसलिए आपको बेस बता दिया कि उस बिहार में गड्ढा ही था। अगर हम कहते कि इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो 10 में नहीं संभव था। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, 4 घंटा बिजली नहीं रहता था। आप 5 बजे शाम के बाद बिहार में, ये सब सच्चाई है, 5 बजे शाम के बाद पटना में नहीं निकल सकते थे। अभी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बात बोली, पत्रकारों की तरफ इशारा करके बोला, याद है, तो वो आप बार बार दौर याद दिला रहे हैं। क्या वो आपका इसलिए ताकि नहीं, दौर नहीं याद दिला रहे हैं, और इसलिए याद दिला रहे हैं कि इसको बनाने में बहुत समय लगा। आज जो लोग घूम रहे हैं उसको खराब करने में साल भर में फिर वो बैक टू स्क्वायर लेके चले जाएंगे। वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में ये सारा चीज मैं बता रहा हूं, जो बिहार का नाम लेने में शर्म लगता था। कौन लोग थे वो लोग? क्या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आज भी वहां पर मर्डर हो रहे हैं जो हमने देखा, लेकिन आप लोग कहते हैं कि भाई पहले जो होता था मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है लालू जी का राज था, तब बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता याद दिलाते कि भाई वो तो मुख्यमंत्री आवास में सब कुछ होती थी डीलिंग। सच्चाई है भाई, 20 साल लंबा टाइम हुआ। आप ही बोल रहे हैं 20 साल में बिहार में कोई जातीय दंगा हुआ, बिहार में कोई कम्युनल राइट हुआ, बिहार में बारिंग 1-2 दिन 4 दिन कभी 20 साल में कि कभी बिहार में कर्फ्यू लगा, बिहार में जो किडनैपिंग जो होता था पैसे के लिए 20 साल में कोई जानकारी कहाँ नहीं मिली। क्राइम तो दिल्ली में होता है और नोएडा में होता है, लेकिन जो भी क्राइम हुआ, भाई भाई में जमीन के लिए झगड़ा हुआ हो जाता है और एक दूसरे को गोली मार देता है। जो भी क्राइम हुआ है जिसकी बात हो रही है, वो क्राइम पुलिस डिटेक्ट किया कि नहीं, क्रिमिनल पकड़ा के उसी से जज करेंगे ना किसी को। क्या कोई पॉलिटिकल संरक्षण किसी का, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है? बिहार में लोग, वो जो गाड़ी रहता था उसको ब्लैक शीशा लगा के, आप पूछिए ना लोगों से। और बताइए ना, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उसको तो नहीं उसको तो आप लोग बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री लालू जी के शासन लगा के और राइफल निकाल करके रोड पे चलते थे। आज किसी की हिम्मत है पूरे बिहार में ये काम कर ले? कोई घूम सकता है? रूल ऑफ लॉ है। आप लोग बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोलते ये बातें? अरे तो जमीन पे है ना, आप चलिए ना एक बार, चल के देखिए जमीन पर। आज 12 बजे रात में पटना में लोग निकलते हैं सड़क पर, ये तो फैक्ट है ना। तो आप जाके घूमिएगा, देखिएगा। एक लड़की, हम तो, मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, मैं इस बार देखा, मैं अपने गांव गया, अब मैं 11 बजे रात में जा रहा था, मैं देखा स्कूटी पे लड़की एक जा रही। अब ये सब बिहार में कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस सरकार से पहले। हमको नहीं दिखता था कि कोई पटना में भी लड़की साइकिल चलाती थी। ये सब स्टोरी है 20 साल का। आज कोई गांव नहीं है जहां से 100-200 लड़की साइकिल चला के स्कूल नहीं जाती। ये साधारण बिहार के लिए बहुत बड़ा चेंज है ये सब। कहीं के लिए भी। आपने ये बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं, नीतीश जी के ऊपर कोई उनके दामन पे दाग नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं, भाई भतीजावाद का उनका कोई मामला नहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि अब नीतीश जी, मैं उस शब्द का बहुत डेरिवेटरी शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं, मैं समझ, देखिए ऐसा है। हाँ, वो कहते हैं कि अब जो है चीजें हो रही हैं, को कह रहे हैं कि दामाद आयोग बन गया है, पूरी तरह से भाई भतीजावाद शुरू हो गया। तेजस्वी यादव साहब, भाई भतीजावाद शुरू हो गया भाई। पूरे बिहार नीति 20 साल से यहाँ थे, और उससे पहले केंद्र में अटल जी के सरकार में मंत्री थे वो। 25 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। विपक्ष तो यही सब बोलेगा। आज तक कभी सुने हैं उनके परिवार से डिस्टेंट रिलेशन से कोई कहीं राजनीति में? अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। 25 साल 20 साल से मुख्यमंत्री बनना बिहार जैसे पॉलिटिकली इतना एजाइल स्टेट में साधारण बात नहीं है। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना। अब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, जिस पार्टी में ऊपर से 5 पोस्ट खाली है। मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूं जेडीयू का, मुख्यमंत्री जी के बाद वो प्रेसिडेंट है। ये कल्पना कोई कर सकता है? जिस पार्टी की बात कर सकते हैं, कोई बाहर से आके बन सकता है? ये सब परिवार में रिजर्व है सीट। नीतीश कुमार जी ने पार्टी बनाया ना कि आप अपने काम करके अपने उससे आप कहीं पहुंच सकते हैं। ये है जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी। मैं यहां बैठा हुआ हूं।
लेकिन वहां तो परिवार के अलावा कुछ है नहीं, पर वो जो आप कह रहे हैं बात सही है, लेकिन वही आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि अब नीतीश जी की कमान जो है, कुछ लोगों में आपका नाम लेते हैं, अशोक चौधरी जी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि अब वो, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ नेताओं के दामाद जो है वो आयोग में बना दिए गए, तो उसको लेकर वो कहते हैं कि दामाद आयोग है, परिवारवाद वहां उनसे चल रहा आप है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो राजनीति का स्तर, अगर कोई अपने कैपेबिलिटी से किसी आयोग में गया तो उसको उसका एक बैकग्राउंड है जिसका आप कहानी कह रहे हैं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। उसमें गया, उसको ले कोई पॉलिटिकली एक्टिव है या कोई और तरीके से एक्टिव है, वो कहीं किसी आयोग में गया तो उसको लेकर के उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा पे बात ही नहीं। कभी आप पूछिए कि भाई आप सरकार में थे तो क्यों ये हाल था, तो कुछ नहीं बोले। और उस हिसाब से तो तेजस्वी यादव भी अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने जगह बनाई और वो एक्टिव हुए, इसलिए आए, तो फिर वो परिवारवाद वहां पे क्यों नहीं? नहीं, ये तो आयोग और एक पार्टी को लीड करना, वो तो अकेले हैं क्या? वो पूरा परिवार है। कोई लोकसभा में है, कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है, एक भाई कोई मंत्री है, आगे और लाइन लगा हुआ है, तो परिवार की ही ना पार्टी है वो। मैं ये कह रहा हूँ, परिवार की ही पार्टी है। लेकिन मैं तो अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ। हमारे पार्टी में खास करके हम लोगों ने तो किसी परिवार के लोग इस, हाँ, परिवार में ही कोई अपने मेहनत से कहीं पहुंच गया, अलग बात है, लेकिन उस पार्टी में आप देखिएगा, इसके अलावा माँ बाप भाई बहन, ये पूरा वो पोस्टर भी देखिएगा तो पहले 5-6 वो दिखाई पड़ेगा, उसके बाद ही कोई शुरू होता है। पर एक चीज अब ये डिमांड हो रही है कि उनके बेटे, नीतीश जी के बेटे निशांत जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि बड़े भाई निशांत जी को अब आना चाहिए, संभालना चाहिए। किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। पर आपके सहयोगी हैं वो तो। अरे भाई, कहा ना, हम लोग कहाँ किसी को एडवाइस दे रहे हैं उनको अपने पार्टी में क्या करना चाहिए जी। जेडीयू नीतीश कुमार जी ने अपने खून पसीने से बनाया है, ये उनकी पार्टी है और आज वो नेता है। उनके नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। आज भी बिहार के सबसे सम्मान्य नेता, रिस्पेक्टेड लीडर नीतीश कुमार जी हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, कल भी वो मुजफ्फरपुर में थे। हमको लगता है कि 20 साल का उनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जितना उनका यात्रा रहा है बिहार में। पहले पटना में ही सब मुख्यमंत्री रहते थे, वो जाकर के गांव और जिला में रहना शुरू किए। उसका असर ये हुआ, जानना जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट है अगर इम्प्लीमेंट हो पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री फिजिकली वहां पर जो खड़े रहते थे, तो उससे चीजें स्पीड अप हुई। बिहार में तो सब कुछ खत्म कर दिया ना, ब्यूरोक्रेसी भी ऐसे ही हो गया था। तो जब खुद मुख्यमंत्री जाके खड़े हो गए तो चीजें स्पीड अप हुई ग्राउंड पर। तो आज वो एक्टिव है और काम कर रहा है। कल इस पार्टी में क्या होना है, किसको आना है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, ये कॉल नीतीश जी को लेना। जब समय आएगा तो लेंगे, लेकिन एज ऑन डेट मैं आज की बात कर रहा हूँ। ही इज द लीडर, वही इस पार्टी के लीडर है, वही सर्वमान्य नेता है, और आगे इस पार्टी में क्या होना है वही तय करेंगे। ये सही है कि सबका सुझाव लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। पर यात्रा तो अब राहुल जी भी कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं। राहुल जी को बिहार से क्या लेना देना? बिहार को 1% भी जानते हैं वो? ये 5 साल में कितनी बार बिहार गए हो? बिहार के लोगों से क्या मतलब है उनको? अब चुनाव आ गया है तो यात्रा करने वो पैंट शर्ट पहन के पहुंच जाएंगे, तो उससे क्या लेना है बिहार को? इतना दिन सत्ता में रहे तो क्या किए बिहार के लिए? आज बिहार अगर 15 साल का हम लोग कार्यकाल कहते हैं, वो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उसमें राहुल गांधी जी की भी पार्टी थी। अगर जंगल राज था, कोर्ट ने कहा, तो कांग्रेस भी सरकार में हिस्सेदार थी। आपका मानते हैं उसके लिए कांग्रेस भी बराबर 100%? कैसे नहीं है? उस सरकार की पार्टी थी, पार्टनर थे उस सरकार में, सरकार में उनके मंत्री थे। अच्छा, चुनाव की बात में जब आते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है, पटना से लेकर दिल्ली तक, वो SIR बना हुआ है। और वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो लिस्ट आई है कि भाई जिसको कहा कि भाई इतने लोग मृतक हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 लोग ले आएंगे अगर, तो फिर हम इंटरवीन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल आने वाली है आपके लिए। ऐसा है, संविधान का किताब लेके घूमने से तो आप संविधान नहीं समझ जाइएगा, उसको तो खोलकर पढ़ना भी पड़ेगा ना। संविधान ने चुनाव कराने का अधिकार किसको दिया? चुनाव में से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन करने का अधिकार किसका है? इलेक्शन कमीशन का है कि नहीं? चुनाव से पहले लोगों का डेथ होता है कि नहीं होता? रिवाइज होगा कि नहीं होगा? मृत्यु जिसकी होगी वो रिवाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? SIR देश में पहली बार हो रहा है क्या?
बिहार में SIR 2003 में भी हुआ। रिकॉर्ड पे डाल दीजिए पूरा फैक्ट्स। 2003 में किसकी सरकार थी वहां पर, और उस समय भी 1 महीने का समय दिया गया। आज कहते हैं ना इतना कम टाइम कैसे, आज भी 1 महीना है। 2003 में भी जो SIR हुआ वो 1 महीने का में ही हुआ। बिहार में जातीय गणना हम लोगों ने कराया, 15 दिन में हुआ। और उसमें है क्या कि जो भी 23-24 लाख लोगों का डेथ हो गया उनका नाम हटा दिया गया। 25-26 लाख लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए बिहार से, उनका नाम हटा दिया गया। और 7 लाख लोग से ज्यादा लोगों का एक जगह से ज्यादा जगह उनका वोट है, उनका नाम हटाया गया। अब 1 महीने का टाइम दिया गया, 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आपको किसी पर ऑब्जेक्शन है तो आ करके आप बताइए और उसको करेक्शन हो जाए। बीजेपी कहती है इसमें घुसपैठिए भी थे। जो भी हो, संविधान क्या कहता है? संविधान यही नहीं कहता है कि भारत का जो नागरिक होगा वही वोट दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपका सिटीजनशिप का कागज मांगा जा रहा है, मांगेगा, उसमें तो क्या गलत है भाई? अगर बाहरी कोई है, कई तरह की तो खबरें, मैं सिर्फ कई तरह की खबरें आती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हुई है? देखिए, जब शुरू हुआ, क्योंकि अभी कई तरह की खबरें लगातार आ रही है। कोई नहीं, बिहार में जाकर पूछिए ना, ये मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि सब लोग, जो लोग मुद्दा बना रहे हैं तो अब खुद का तो करवा लिए जाकर, उनके जो समर्थक है वो करा लिए। 90% से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और जो लोग का नहीं हुआ वो ऑलरेडी नहीं था, इसलिए उसका रिवीजन हुआ है। जब शुरू हुआ ये, तो मैंने अपने पार्टी में रिव्यू किया जी, और हम लोगों ने कहा कि 15 दिन में आप लोग जो भी हमारे BLO हैं, ग्राउंड पे हैं, एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे, और लगेगा कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेंट्स हैं, किन्हीं का कोई इशू है, तो बताइए। तो हम लोग इलेक्शन कमीशन में टाइम लेकर के बात को जाकर रखेंगे। 15 दिन के बाद फिर पार्टी में मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और सब जगह से था कि नहीं, सब लोग जा रहे हैं और अपना अप्लाई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी बात है भाई। एक बार अगर वोटर लिस्ट का क्लीनिंग हो रहा है, अगर बोगस पोलिंग, ये भी काम है ना इलेक्शन कमीशन, नहीं हो, आज के EVM उठाते रहता है। बिहार के में लोग भूल गए क्या बूथ कैप्चरिंग? बिहार तो इसी के लिए कोई गरीब वोट दे पाता था। 11 बजे पोलिंग खत्म हो जाता था, बूथ कैप्चर हो गया। कब बिहार में वोट सही से पड़ना शुरू हुआ? जब से EVM आया। ठीक है, तो EVM पर भी प्रश्न उठाता है। इसीलिए अब गया मुद्दा। 2024 में मोदी जी संविधान खतरे में डाल देंगे। 11 साल से प्रधानमंत्री है, लोगों को कंफ्यूज किए पूरा देश में, उसका कुछ ना कुछ असर पड़ा चुनाव पर। अब संविधान ठीक हो गया, अब आ गया इलेक्शन कमीशन। तो हर एक समय उनको कोई मुद्दा, उसको कंडेम करो इलेक्शन कमीशन। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि अब चुनाव होगा, आपका गठबंधन है, सीट शेयरिंग एक बड़ा सरदर्द लगता है, क्योंकि JDU की ओर से लगातार कहा जा रहा है भाई 110-112 सीटें JDU लड़ेगी, 243 में उसके बाद 130 बची। बीजेपी है, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान हैं, तो ये इतने सारी आपके सहयोगी हैं, कैसे ये फॉर्मूला निकालेंगे? 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, आपको पता चला कैसे सीट बट गया, चुनाव लड़ लिए, अलायंस हो गया? हमको नहीं लगता किसी को आइडिया भी लगा होगा। उसी तरह ये बहुत पुराना अलायंस है, खास करके JDU BJP का बड़ा ट्रस्टेड अलायंस है, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए हम इसमें झटके आते हैं। वो तो ठीक है, एब्रेशन है, मैं तो कह ही रहा हूँ, रहा है वो। लेकिन बिहार के बदलाव में दोनों पार्टी का एक लंबा एसोसिएशन रहा है। नीतीश कुमार जी आज भी जब बात होती है तो जब काम किए थे केंद्र में, उसको रिकॉल करते हैं जब मौका मिला था उनको। या बिहार में जब 2005 में बदलाव हुआ तो दोनों पार्टी साथ मिल करके बदलाव किए। तो इसलिए हम लोगों के सीट के इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्पस है बिहार का काम होना। पर जब नीतीश जी कहते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो उनकी बात पे कितना, क्योंकि खबरें वो भी आती रहती हैं कि आज इससे मिलिए, कल उससे मिलिए, विपक्ष की ओर से बयान अब भी आते रहते हैं कि नीतीश जी शायद चुनाव के बाद जो है कहीं और चले जाएं, कुछ हो इस तरह की बातें। बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोगों का बहुत पुराना अलायंस है और बिल्कुल एक साथ हम लोग हैं, अभी भी सरकार चला रहे हैं और आगे भी हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, बिहार में सरकार चलाएंगे। एक दो एबरेशन हुआ, लेकिन उन्होंने बार बार चीज को स्पष्ट कर दिया। अच्छा, मैं कुछ ऑडियंस से सवाल लूंगा, उससे पहले एक बात, क्योंकि आप बीजेपी में भी रहे हैं और उसके बाद JDU में आए, आपका दिल ज्यादा कहाँ लगता था?
नहीं, मैं तो जेडीयू में बिल्कुल हम लोग को इसलिए लगता है कि जिस नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग के जनरेशन में हम लोगों ने दोनों साइड देखा है। मैंने कहा मैं बिहार में तो जो था ही, जो बिहारी बाहर रहता था वो ज़्यादा अनुभव किया इस चीज़ को, तो हम लोगों ने वो फेज भी बिहार का देखा। तो ये अच्छा लगता है कि बिहार को एक लीडर मिला जो इतना बड़ा परसेप्शन, हम लोग को नहीं लगता था कि बिहार कभी सुधरेगा, सही बात, अपना बात भी कह रहा हूँ मैं, और उतना बड़ा चेंज कोई अमृत पी के तो कोई आया नहीं है। कभी तो नीतीश कुमार जी का भी इतिहास लिखा जाएगा, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद लिखा जाएगा। ये जो बिहार का जो 20 साल रहा है या आगे का जो भी समय है, जो काम उनका रहा है, हम लोग के लाइफ टाइम में बिहार में इतना बड़ा गोल्डन पीरियड ही आप कह सकते हैं बिहार के लिए। साधारण काम बिहार के लिए नहीं किया और उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, नहीं भी कोई बोर्ड अगर सड़क बनाए, बिजली दिए, कोई काम किए तो यूनिवर्सल था, सबके इंटरेस्ट में। अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया, सबसे बड़ा इशू था। ठीक है, वहां पर नहीं कर तो नीतीश जी का बीजेपी के साथ जो कभी कभी थोड़ा बहुत दिखता है, उसमें एक बड़ा फैक्टर आता है। वो कहते हैं कि भाई नीतीश जी तो पूरी तरह सेकुलर हैं और बीजेपी में थोड़ा सा जो है वो कम्युनल एंगल लोग आरोप लगाते हैं। और आपके ऊपर है कि आपने वहां जाकर भी नीतीश जी को जो है थोड़ा बीजेपी के रंग में रंग दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्फ पर जो बहस हुई थी उसमें आपने संसद में कहा था कि मैं भी बैठक में था, आपकी पार्टी में बहुत उठापटक हुई वक्फ को लेकर, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। आपने कहा आप भी बैठक में थे नीतीश जी, तो आपने सबने मिलकर समझाया कि वक्फ क्यों जरूरी है, जबकि फिर से कह रहा हूं आपकी पार्टी में कुछ लोगों का बड़ा विरोध था। ऐसा है कि सारा विचार मिलेगा तो एक ही पार्टी रहेगा, तो दो पार्टी क्यों होती है? विचार बहुत सारे इशूज पर हमारे विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड होता है जिस पे आप काम करते हैं, और यही अलायंस का पॉलिटिक्स है। लेकिन जहाँ तक वक्फ की बात है, वक्फ में आप ईमानदारी से बताइए कि वक्फ पे प्रॉपर्टी में जहाँ भी है, मैं तो बिहार को देखता हूँ कितने गरीब लोगों का फ़ायदा हुआ है। पर्पस तो वही नहीं था, वक्फ करने का मतलब है उसी कम्युनिटी की बात मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वक्फ होता है, उसके लिए चैरिटी के काम के लिए दिया जाता है। हम लोग तो पटना में देखा है कहाँ मॉल बन गया, कहाँ बिल्डिंग बन गया। जब मिले लोग, मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं भी साथ था वहाँ, उस कम्युनिटी के जो भी लीडर थे, और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि जो भी मुद्दा है उसमें आपको जहाँ, ये पहली बार तो संशोधन वक्फ पे हुआ नहीं था, ये होता कि फर्स्ट पहले भी संशोधन हुआ कि आपको जो लगता है कि ये सब पॉइंट इसमें ठीक नहीं है, लॉजिक के साथ आप दीजिए, हम लोग बिल्कुल सरकार में बात रखेंगे। उस जेपीसी में हमारे मेंबर हैं, वहाँ पे बात रखेंगे। कुछ उनके कंसर्न थे वो रखे और उसको सरकार ने एडजस्ट किया, आपने सपोर्ट किया, उसके कारण मुस्लिम वोट आपका नीतीश कुमार का कहीं जाएगा नहीं तो छिटकेगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम नाराज भी हो सकती है। वोट की बात मैं नहीं करता हूँ, मुस्लिम वोट की हिंदू वोट। हम लोग तो अपने काम पर आज तक जो वोट मांगने गए हैं, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये नैरेटिव नीतीश जी ने बदला बिहार में कि हम लोग अपने काम के बल पर वोट लिए आज तक, जात के बोल पर, धर्म के नाम पर। मैं फिर कह रहा हूं, जो नीतीश कुमार को नहीं भी वोट देते हैं उनसे भी बात कीजिएगा तो कहेंगे काम तो यही कर सकते हैं। चलिए, आपने कहा तो मैं कुछ ऑडियंस से बात कर लेता हूं। कुछ ऑडियंस से सवाल आएंगे। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो भी पूरी तरीके से बिहार में छाए हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार अगर जेडीयू अपने दम पर अधिक पार्टी पे वोट्स लेकर आती है, अपनी सीट कमाती है, तो वो बीजेपी के साथ छोड़ देगी? हम लोग तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एक साथ सरकार बनाएंगे हम लोग। उस तो बड़ा अलायंस में तो बड़ा स्पष्ट है ये चीज, अलायंस में तो स्पष्ट है। खैर बीजेपी भी कहती है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई चर्चा है कि भाई बीजेपी अगर जेडीयू की सीटें कम आई तो बीजेपी चुनाव के बाद कोई उलटफेर कर सकती है। नहीं। 2020 में हम लोगों का 43 सीट्स था और बीजेपी का 74 सीट था, बड़ा गैप था ना। और नीतीश जी ने बिल्कुल ऑफर कर दिया बीजेपी के लीडरशिप को कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। अच्छा, नीतीश जी ने कहा था बीजेपी को? बताओ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। उन्होंने ऑफर किया कि आपका ज्यादा सीट है, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए और हम भी सरकार में हमारे लोग रहेंगे। बीजेपी ने कहा कि नहीं, क्योंकि आपके लीडरशिप में चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। ये आप बड़ी बात, ये भी एक हिस्ट्री है ना। हाँ, ये भी एक हिस्ट्री है, लेकिन बड़ी बात है। जी, जब से मैंने होश संभाला मैंने नीतीश कुमार जी को ही देखा है। मैं 21 साल की हूँ। उससे पहले मैंने सुने हैं लालू यादव जी के चर्चे, जो भी जंगल राज था या जो भी था,
तो आप भी तो कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार जी भी तो लालू यादव जी का बस एक एग्जाम्पल देके उसके पीछे छुप रहे हैं, क्योंकि हमारे बगल में एक एग्जाम्पल है कि देख लीजिए यूपी में योगी जी ने 10 साल में ही क्या से क्या कर दिखाया है। आपके पास भी तो 20 साल थे ना। 20 साल थे, 20 साल थे, और बुलडोजर तो मेरे ख्याल से सर, बिहार में और- भी ऐसा है, पटना में भी ऐसा बुलडोजर है। हाँ, सर- आपका सवाल आगे कई सवाल एक है। हाँ जी जी जी, हमें और सवाल है तो मैं- नहीं नहीं नहीं, आप पहले इनका दे दीजिए क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा उसके है बाद कि जिस दरभंगा की बात कर रही थी, 9 घंटा में हम लोग बस से या गाड़ी से पहुंचते थे। आज दरभंगा में एयरपोर्ट है, दरभंगा में फ्लाइट जाता है। अब ये चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है। दरभंगा फ्लाइट जाता है डेली, इसी दिल्ली से। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दरभंगा भी फ्लाइट जाएगा। पर वो लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके लॉ एंड ऑर्डर तो इससे अच्छा कहीं है ही अभी नहीं। तो बहुत सारी घटनाएं हुई। मैं तो संजय बताया जी। आपको, हाँ, नोएडा में नहीं घटना होता है, दिल्ली में आप घटना नहीं होता है। नहीं ऐसे हॉस्पिटल में घुस के इस तरह से अरे तो और दिन दहाड़े वो तो हाँ। पकड़ा गया ना सब। 48 आवर्स में पकड़ा गया जितने लोग थे उसमें। और आपसी राइवलरी थे दो ग्रुप की। ये क्राइम तो दुनिया में कहीं, आप अमेरिका में रोक सकते हैं क्या? कहां रोक सकते हैं मुझे बताइए। ठीक। अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा क्रिमिनल को, नहीं कोई वो हुआ, अगर कोई पॉलिटिकल लोग संरक्षण दे रहा है, या मैंने बताया कि 20 क्या साल में पहले पॉलिटिकल संरक्षण होता था? आप 100% छुप, किसको नहीं पता है? यहां बैठ के बोलना, एक ग्राउंड पे चीजें जाके देखिए ना। 20 साल में मैंने बताया कि 20 साल में बिहार में बारिंग कहीं एक आध बार कहीं कर्फ्यू लगाना पड़ा हो तो लगाना पड़ा। बिहार जैसे इतना डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में कहां क्राइम बिहार में बढ़ गया? लेकिन एक चीज जो युवा कह रहे हैं कि भाई अब भी उनको थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट मैं होती बताया है दो बिहार बात का। आपको हाँ कि बिहार में जिस जगह की बात कर रहा है, आप गई थी, हम उसी दरभंगा में गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, मधुबनी गई थी और मुख्यमंत्री से आके मिली। अपने चीजों पर प्राइड भी करना चाहिए, कोई अच्छी बात है तो। और बोली कि बिहार के गांव का जो रोड देखा देश के किसी गांव से बेटर है। मैंने बताया कि दरभंगा में आज एम्स बन रहा है। कौन कल्पना करता कि दरभंगा में एम्स बनेगा? और स्टेट का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने यहां भी कुछ अच्छा हो रहा है आंख के सामने। फ्लाइट जा रहा है डायरेक्ट मुंबई से, दिल्ली से, उसी दरभंगा की बात कर रहा हूं मैं। कौन कल्पना करता था आज से 10 साल पहले दरभंगा में फ्लाइट जाएगा? चलिए, बिहार बदल रहा है, ये दावा संजय जी कर रहे हैं, पर अंत में कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं कि नहीं, एक बात मैं ऐड करना, वो जी, इंपॉर्टेंट जी, बात है। जी। मजदूरी की बात होती है, पलायन की बात बिहार से होती है। एक उसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस सरकार रही। जब भी झारखंड और बिहार एक साथ था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन था। पता नहीं आप लोग कितना, सारा मिनरल्स झारखंड में था, लेकिन इस बिहार को कोई उसका एडवांटेज नहीं मिला था। कि कुछ एडिशनल इंडस्ट्री लगता। लैंडलॉक्ड स्टेट, कुछ जानकारी, ये सब भी फ्लड आता है नेपाल साइड से। अब चीजें बहुत कंटेन हुआ है, कंट्रोल हुआ है वहां पर। और मुझे ये 5 साल जो लगता है, अगला 5 साल जो बिहार का है, वो खास करके क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और बिहार में भी, वो एक बड़ा चेंज दिखाई पड़ेगा आपको। वो है इन्वेस्टमेंट में, ओके, इंडस्ट्री में। अभी आप मुजफ्फरपुर जाएंगे, बिहटा जाएंगे, वो प्रोसेस शुरू हो गया। लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर इशू था। ये एक बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ेगा कि अगले 5 साल में उद्योग के मामले में बिहार ठीक है। बहुत पर बेटर सीटें कितनी आप मान के चलो? वो हम लोग कर लेंगे, उसके चिंता मत, कोई कर दिक्कत लेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि चिंता नहीं है, हो जाएगा और उसके बाद बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर और बढ़ेगा। ये संजय झा जी का दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे बीच आए। जोरदार तालियों के साथ संजय जी हमारे बीच आए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया।